हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कर लिया था, मींस फंडामेंटल राइट्स, और एक छोटा सा टॉपिक था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिनको बोलते हो, नीति निर्देशक तत्व जिनको बोलते हो। और आर्टिकल 37 से 51 तक है, 35 के बाद 36 आर्टिकल आता है। 36 बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी पार्ट 4 के लिए। जैसे आर्टिकल 12 ने बोला था पार्ट 3 के लिए डेफिनेशन क्या होगी स्टेट की, और इसी तरह से स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी पार्ट 4 के लिए। वो वही डेफिनेशन है बेसिकली जो पार्ट 12 में आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई थी। सो 36 जो आर्टिकल है, 35 के बाद 36 आर्टिकल है, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। मींस जो वर्ड, जो स्टेट वर्ड एक्सप्रेशन स्टेट जो होगा वो पार्ट 4 में उसका मतलब स्टेट का क्या होगा, वो 36 आर्टिकल की बात करता है। एंड 37 से फिर हम डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, वो हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग इट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट, हमें जानना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है क्या, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट। सो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे इंडिया के, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडियन जो स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वाज टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना, वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना, ये ऑब्जेक्टिव था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट मींस कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, एंड व्हाई डू वी नीड अ वेलफेयर स्टेट? एक वेलफेयर स्टेट की हमें जरूरत क्यों है? सो ये दो क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो ही बेसिकली डिफाइन करते हैं जो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का। डीपीएसपी का जो ऑब्जेक्टिव है ये दो क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। वन इज व्हाट इज द वेलफेयर स्टेट, एंड सेकंड इज व्हाई डू वी नीड अ वेलफेयर स्टेट? हमें एक वेलफेयर स्टेट की जरूरत ही क्यों है? तो टू क्वेश्चंस आर देयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट? तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है, राइट? I'll write some point that will define the meaning of welfare state for you. So you just need to write and remember these points, ठीक है? So meaning जो है वेलफेयर स्टेट का, फर्स्ट, वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है when the state is playing the key role in the promotion and protection of the social and economic well-being of its citizen, right? So basically the first point is about the welfare state is that it is a welfare state it is a concept of government. It is a concept of government in which the state plays a key role in protecting and promoting the socio-economic well-being of its citizens. So the first meaning of welfare state is that it is a concept of government in which the state plays a core or the key role. जो मेन रोल है वो स्टेट का है, और स्टेट का रोल किस लिए इंपॉर्टेंट है? लोगों का जो सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रमोट करने का काम जो है वो स्टेट का है। सो कल्याणकारी राज्य का मतलब ये है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्टेट जो ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले कि लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग है, जो लोगों को जो पीछे छूट गए हैं मुख्य धारा से,
जो मेन स्ट्रीम में नहीं है लोग, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आने का जो काम है वो स्टेट का है. This is the first meaning of welfare state. Now, what is the second point about the welfare state or the meaning of welfare state? Second is, a welfare state strives for bringing democracy in social and economic sphere. जो वेलफेयर स्टेट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका ये है कि वो लोकतंत्र को लेकर आ सके, डेमोक्रेसी को ला सके सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर में. सो हमने पहले भी बात करी थी कि जो डेमोक्रेसी है वो सोशल स्फीयर और बेसिकली जो हमारा सोशल स्फीयर और इसके साथ साथ जो हमारा इकोनॉमिक स्फीयर है उसमें भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए. तो हम जब सोशलिज्म पढ़ रहे थे, सोशलिज्म में हमने कहा था, तो सोशलिज्म का मेन जो मतलब था वो ये था कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें समानता हो, जिसमें इक्वालिटी हो, और इक्वालिटी हर स्फीयर में हो, चाहे वो सोशल स्फीयर हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर हो. तो वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक सोशल स्फीयर और इकोनॉमिक स्फीयर में डेमोक्रेसी को लेकर आया जा सके. उसी को हम लोग बोलते हैं वेलफेयर स्टेट. नाउ द थर्ड मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट, the third meaning, what is the third meaning of welfare state? It is based on the welfare state, it is based on the concept of equality of opportunity, and equal distribution of the resources, equal distribution of the resources. So the another meaning of welfare state is to bring equality of opportunity, यानी सभी को समान अवसर मिल सके, और equal distribution of resources का. सो जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे 39A 39B क्लॉज ए क्लॉज बी, तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो स्टेट एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करे जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो फ्यू हैंड्स में, बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो इस तरह से हो कि सभी लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो देश के मटेरियल रिसोर्सेज का. राइट. सो देयर आर थ्री मीनिंग्स ऑफ, और यू कैन कलेक्टिवली द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट इज दैट a state in which the welfare state is a state in which the state यानी जो सरकार है वो की रोल प्ले करे सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग को प्रमोट करने का लोगों के. सो लोगों की जब सामाजिक और आर्थिक वेलबींग को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट ले ले, तो उस स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहते हैं. दूसरा आइडिया जो है वेलफेयर स्टेट का वो है कि वो एक लोकतंत्र लेकर आना चाहता है सामाजिक और आर्थिक स्फीयर में. जो लाइफ का सामाजिक और आर्थिक स्फीयर है उसमें भी लोकतंत्र हो. और द थर्ड मीनिंग, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. एक ऐसा समाज का निर्माण करे जिसमें अवसरों की समानता हो और जो रिसोर्सेज है, जो संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो लगभग इक्वल हो, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो. राइट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट. सो हमने जो स्टार्ट किया लेक्चर वो कहां से स्टार्ट किया कि डीपीएसपी पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो एक वेलफेयर स्टेट बनाना था. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट. And why do we need a welfare state? The second question still stands कि why do we need a welfare state? एक welfare state हमें चाहिए क्यों? Right? So welfare state की हमें जरूरत क्या है? This is the दूसरा question. So at the time of independence, जब हमारा देश आजाद हुआ, so India was ridden with deep rooted socio-economic inequality.
जब हमारा देश आजाद हुआ तो इंडिया में एक बहुत ही बड़े लेवल पर सामाजिक और आर्थिक असमानता थी, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी। इस सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में जो वल्नरेबल सेक्शन था, या जिसको वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बोलते हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रंस हो, चाहे वो दलित हो, वो जो वल्नरेबल सेक्शन था, सोसाइटी था, उसके पास इतने भी संसाधन नहीं थे, उसके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं थे कि उसके जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं उनको वो पूरा कर पाए। इसलिए इस वीकर सेक्शन के लिए को ये जरूरत थी कि स्टेट इंटरवीन करे इनको इस मिजरी से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि ये लोग अपने बेसिक मिनिमम जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए ये चाहते थे दे नीड द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट टू गेट देम आउट ऑफ दिस मिसरी। इनकी जो बुरी स्थिति है इससे बाहर निकालने के लिए ये चाहते थे कि स्टेट आगे आए। इस बात को रिकॉग्नाइज किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और इसीलिए ये तय किया गया कि हमारे देश का, इंडियन स्टेट का जो गोल होगा वो एक वेलफेयर स्टेट बनाना होगा। एक ऐसा स्टेट बनाना होगा जिसमें स्टेट जो है वो की रोल प्ले करे लोगों के सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड दैट इज व्हाई वी नीड अ वेलफेयर स्टेट। So I'll give you the answer of these two questions. Why do we need a welfare state? Because at the time of independence, the country was ridden with deep-rooted social inequality in which the vulnerable section of the society was not able or was unable to basically fulfill their basic minimum need. So they need the state intervention to come out of this misery, and therefore the constitution maker recognize this fact and therefore decides that the idea or the goal of the Indian state will be a welfare state, which is based on socialism, which is based on Fabian socialism. I will discuss what Fabian socialism is. So अभी तक इतना समझिए आप लोग कि this is the meaning of state, and that is why we need a welfare state. So these are the questions that we should answer before getting on to DPSPs. So जो ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट जो बनाना है, वो वेलफेयर स्टेट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने तय किया, उस वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए ही डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए गए। सो अगर डीपीएसपी का अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग डीपीएसपीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द आंसर इज वेरी सिंपल, टू मेक इंडिया ए वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपीज इंडिया को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is DPSP. The objective of DPSP is to make India a welfare state. What is welfare state and why do we need a welfare state is basically we have discussed. अभी हमने जिन चीजों को डिस्कस किया। So this is one thing. Now moving forward. So now we will discuss now one by one the articles जो हैं, बट जो पूरे डीपीएसपीस का सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, और मैं बोलता हूं कि ये बहुत अंडररेटेड आर्टिकल्स है। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं डीपीएसपीस को, लगभग हम स्किप कर देते हैं आर्टिकल 37 को, और हम पढ़ना शुरू करते हैं आर्टिकल 38 से। 38 से डायरेक्शन स्टार्ट्स होते हैं, डायरेक्शन देना शुरू करता है स्टेट को डीपीएसपीस। बट जो आर्टिकल 37 है उसको हम बोलते हैं की टू डीपीएसपी। जो की है डीपीएसपी की, या की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जब वो डीपीएसपी को प्लेस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के दिमाग को समझना है कि उनका उद्देश्य क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था डीपीएसपी को लेकर, सो वो आर्टिकल 37 हमको बताता है, राइट। सो व्हाट इज आर्टिकल 37? Article 37 of Indian Constitution. So it says the provisions of this part, या the provision contained in this part, मैं वर्बटिम लिख देता हूं जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, the provision contained in this part shall not be
enforceable by any court of law, shall not be enforceable by any court of law, but the principle therein laid down shall be fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles while making laws. So read it carefully. The provisions contained in this part, इस पार्ट के अंदर जितने भी प्रोविजन होंगे, पार्ट 4 में 37 के बाद जितने भी प्रोविजन होंगे, shall not be enforceable by any court of law. This is the first key point to understand Article 37. The first key point is shall not be enforceable by any court of law. The second is but, लेकिन द प्रिंसिपल देयरिन लेड डाउन, जो प्रिंसिपल्स इस पार्ट में दिए गए हैं, शैल बी का मतलब होता है मस्ट, शुड, करना है, कॉन्करेंस, राइट, लेड डाउन शैल बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल लिखे गए हैं वो फंडामेंटल, मौलिक होंगे देश के गवर्नेंस में of the country, and the third point is it shall be the duty यानी ये स्टेट का धर्म है, this is the duty of the state to apply these principles while making laws. तीन बातें इसके अंदर, इनसे हम 4-5 पॉइंट इन्फर करते हैं। सो पहले तीन बातें आप लोग देख लो, इनका मतलब क्या है। First is the provision contained in this part shall not be enforceable by any court of law. Shall not be enforceable means they are not justiciable, right? So first part is, the first thing is they are not justiciable. So 38, 39, 40, 41, 51 तक जो चीजें लिखी हुई हैं, जो भी चीजें 51 तक जितने भी डायरेक्शन दिए गए हैं स्टेट को, shall not be enforceable in court of law means अगर स्टेट जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं, जितने भी डायरेक्शन स्टेट को दिए गए हैं डीपीएसपीज में, तो डीपीएसपी में बेसिकली है क्या, डीपीएसपी के नाम से ही समझ आ रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट को डायरेक्टिव्स हैं, स्टेट को निर्देश हैं, संविधान का ये पार्ट स्टेट को यानी सरकारों को ये निर्देश दे रहा है कि आपको ये करना है, राइट, आपको ये करना है, निर्देश दिए जा रहे हैं। सो जितने भी निर्देश दिए गए हैं 37 से लेके 51 तक, ये निर्देश अगर स्टेट पूरे नहीं करता, इन निर्देशों को नहीं मानता है, तो आप इनके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, राइट। सो जैसे एक निर्देश है आर्टिकल 44 के अंदर कि स्टेट को लाना चाहिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन देश में तो अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया। सो आप कोर्ट में नहीं जा सकते ये कहकर कि देखो डीपीएसपी में लिखा हुआ है, निर्देश दिया हुआ है संविधान ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन अभी तक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई कानून नहीं बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट से आप कहो जाकर कि जरा इनको निर्देश दो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए।
आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि साफ साफ लिखा है द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट, इसके अंदर जितने भी निर्देश दिए गए हैं, शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, देश के अंदर कोई भी जो कोर्ट होगा वो इनको एनफोर्स कराने की पावर नहीं रखता, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट कराने के लिए, एनफोर्स कराने के लिए। दिस इज द फर्स्ट मीनिंग। सो आप इसीलिए बोलते हो डीपीएसपीस आर नॉन जस्टिशिएबल और नॉन एनफोर्सिएबल, इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सेकंड थिंग इज द प्रिंसिपल देयर इन लेट डाउन, लेकिन जो यहां पर लेकिन आगे वट का इस्तेमाल करा है, लेकिन द प्रिंसिपल देयर इन लेट डाउन, जो प्रिंसिपल लिखे गए हैं, शैल बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मौलिक है देश की गवर्नेंस में। गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? देखो, गवर्नेंस का मतलब होता है द मैनर इन विच द पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ दीज social and economic resources or any resources of the country, for any resources for the development of the country. Okay, I'll write the definition. I'll write the definition here of governance. I hope everyone can see it. Governance. What is the meaning of governance? Right? The process or the manner or process. The manner in which the power is exercised in the management of the resources of the country for its development. तो दिस इज द डेफिनेशन। आप इस चीज को, डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, ये यूएन डेफिनेशन देता है, यूनाइटेड नेशन, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, राइट? आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। द मैनर और द प्रोसेस, द मैनर इन विच द पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, देश के रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है, उसका जो मैनर होता है वो किस तरह से उसको मैनेज करना है, देश के रिसोर्सेज को उस देश के विकास के लिए, यही बात को क्या कहते हैं हम लोग? गवर्नेंस कहते हैं। देन व्हाट इज गवर्नमेंट, राइट? सो गवर्नमेंट इस गवर्नेंस की डेफिनेशन के आगे अगर लिख दो आप, दोज हु डिसाइड्स, अगर इस गवर्नेंस के डेफिनेशन के बाद अगर लिख दो आप, सो राइट इट डाउन, दोज हु डिसाइड्स द मैनर इन विच द पावर इज एक्सरसाइज्ड, those who decides the manner in which the power is exercised in the management of the resources of the country for its development is called government, is called government. So governance और government में क्या difference है? देखो, governance एक process है, the manner in which the power of the country, the manner in which the power is exercised for the डेवलपमेंट के लिए देश के रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी जो पावर होती है इसको किस तरह से यूज करना है, वो बताता है आपका गवर्नेंस, जिसको आप लोग प्रशासन कहते हो, राइट? शासन कहते हो। और गवर्नमेंट क्या होती है? शासक, जो डिसाइड करती है कि देश की गवर्नेंस कैसे होगी, वो कौन करता है डिसाइड? वो गवर्नमेंट करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट, राइट? सो दोनों डेफिनेशन लिख लीजिएगा, 5 मिनट उसके ऊपर ध्यान लगाइएगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगी और ये चीजें याद भी कर लीजिएगा। नाउ बैक टू द डीपीएसपीज, इट सेज इट शैल बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, देश की गवर्नेंस में ये जो प्रोविजन लिखे हुए हैं ना, ये फंडामेंटल है, लेकिन बेहद जरूरी है। दूसरी बात, एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये ड्यूटी होगी, ड्यूटी मींस मैंडेट है ये उनका, कि ये ड्यूटी होगी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल व्हाइल मेकिंग लॉज, कि जब भी कानून बनाए देश के लिए, राइट? कानून क्यों बनाए जाते हैं? सोसाइटी को एक डायरेक्शन देने के लिए कानून बनाए जाते हैं, सोसाइटी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए, चाहे वो इकोनॉमी के एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए या एक पॉलिटिकल डायरेक्शन में ले जाने चाहिए, समाज को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कानूनों का। सो अप्लाई, तो जब भी कानून बनाए तो इनको दिमाग में रखे, जो अपना मॉरल कंपस है वो किसकी डायरेक्शन में रखे? डीपीएसपीस को ध्यान में रख के सारे के सारे कानून बनाए।
दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। आप एक बात नोट करिएगा और जरूर देखिएगा उस चीज को, डीपीएसपी पढ़ते हुए आप देखेगा कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, भले ही वो इनफोर्सिएबल नहीं है, राइट, मगर धीरे धीरे इन सभी डीपीएसपी को एनफोर्सिएबल बनाया जा रहा है, राइट। सो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में ये दिया है कि राइट टू वर्क जो है स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि सभी को काम करने का अधिकार देगा, यानी काम प्रदान करना जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, राइट, वो डीपीएसपी में लिखा है। स्टेट ने मनरेगा एक स्कीम बनाई, जो क्या है, मनरेगा आपको गारंटी देती है काम करने की 100 दिन के लिए, राइट। सो मनरेगा एक कैसा बना दिया, आपका राइट बना दिया, राइट। सो अगर स्टेट जो है वो डीपीएसपी अगर ये बोल रहे हैं आर्टिकल 46 में कि जो स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली या फिर सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का काम करेगा, राइट। स्टेट को अगर ये 46 के अंदर डायरेक्शन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि जो वीकर सेक्शंस हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो एजुकेशनली वीकर हैं, उन सेक्शन को प्रमोट करने का काम करेगा, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का काम करेगा। सो आर्टिकल 15(4) के अंदर और आर्टिकल 16(4) के अंदर ये काम किया गया, उनको बाद में ऐड किया गया, मैंने पहले भी बताया था। सो जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको धीरे धीरे आपके कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कहीं ना कहीं उनको स्टैच्यूटरी राइट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो भले ही वो इनिशियली इनफोर्सिएबल ना हो, लेकिन धीरे धीरे उनको कैसे राइट्स बनाया जा रहा है, एनफोर्सिएबल राइट्स बनाया जा रहा है। सो आपके जो डीपीएसपी हैं उनको स्टेट के पास जब एडिक्वेट रिसोर्सेज उसके हाथ में आती है तो धीरे धीरे डीपीएसपी को क्या कन्वर्ट किया जा रहा है, स्टैच्यूटरी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में भी कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत ही समझने वाली बात है जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस करी। सो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, डीपीएसपीज की जब आप बेहतर रीडिंग कर लेंगे, सो आपको ये बात क्लियर होगी जो मैंने अभी बोली कि डीपीएसपीज जो भले ही एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि धीरे धीरे इनको क्या करे, इंप्लीमेंट करे। और इसीलिए धीरे धीरे 1950s के बाद जब जब स्टेट के पास इनफ रिसोर्सेज होते गए तो धीरे धीरे वो क्या करने लगा, इन निर्देशों को जो एनफोर्सिएबल नहीं है इनको एनफोर्सिएबल बनाने का काम कर रहा है। जैसे एक आर्टिकल 45 है डीपीएसपी के अंदर, जो आर्टिकल 45 था उसमें यह था कि सभी बच्चों को स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी, स्टेट का ये ऑब्जेक्टिव होगा, जिम्मेदारी होगी कि स्टेट जो है वो सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे, राइट। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन सबको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन दे, राइट। 2009 में इंडिया के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया। तो अब राइट टू एजुकेशन क्या है, आपका एक स्टैच्यूटरी राइट है, आपका एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट भी बनाया गया उसको 21A के अंदर जो हमने पढ़ा था। सो डीपीएसपीज के अंदर जो बातें कही गई वो इनिशियली एनफोर्सेबल नहीं थी, लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि उनको एक समय के बाद जब सरकारों के पास, जब स्टेट के पास रिसोर्सेज हो वो काम को एक राइट बनाने का, तो उनको समय समय के अधिकार स्टैच्यूटरी राइट बनाया जा रहा है। जैसे आप आर्टिकल देखोगे 39A, उसमें ये है आर्टिकल 39A कहता है कि स्टेट जो है वो सभी लोगों को जो वीकर सेक्शन है उनको फ्री लीगल एड देने का काम करेगा, क्योंकि वो गरीब हैं, वीकर सेक्शन है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लीगल सर्विसेज को अवेल कर पाए खुद से। तो इसीलिए एक लीगल सर्विस अथॉरिटी इंडिया में बताई गई। तो इंडिया में अब एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसमें आप लोक अदालत भी देखते हो। तो लोग जो हैं अब वहां पर जो गरीब लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है, जो SC ST क्लास है और बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन लोगों के लिए जो फ्री लीगल एड उनको दे जाने का काम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर किया जाता है। तो हर स्टेट में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है, हाई कोर्ट्स के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लेवल पर, जो गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनको वकील प्रदान करना वगैरह वगैरह और जो भी लीगल सर्विस उनको प्रदान करनी है वो प्रदान करने का काम करती है। सो द आइडिया इज दिस कि धीरे धीरे ग्रेजुअली विद टाइम most of the directive principal rights are transformed into either statutory right or constitutional right, right? UPSC मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार
कि समय के साथ जो डीपीएसपीज हैं उनको स्टैच्यूटरी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। सो यस, किया जा रहा है। अभी मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दिए और जितने आर्टिकल्स हैं उन सभी के मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर स्टेट को डायरेक्शन है, एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने उसको क्या कर दिया, अब एनफोर्सेबल बना दिया। इंडिया में पहला स्टेट है उत्तराखंड जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, राइट। सो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आज भी है, लेकिन उस वक्त जब तक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर था, जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी के अंडर था, तो आप स्टेट कोर्ट में नहीं जा सकते थे कि यूसीसी लागू करवाओ, क्योंकि एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन आज यूसीसी आपके राज्य में लागू है, तो अगर यूसीसी का कोई वायलेशन करता है तो आप कहां जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। सो यूसीसी को एनफोर्सेबल बना दिया गया है, क्योंकि अब क्या है, आपका एक स्टैच्यूटरी राइट हो गया है यूसीसी, राइट। तो यूसीसी के जो प्रावधान है वो लोगों को क्या देते हैं, अधिकार भी देते हैं, ठीक है। जैसे महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं डाइवोर्स के टाइम पर, मैरिजेस के टाइम पर, वगैरह वगैरह। तो यूनिफॉर्म सिविल राइट को भी क्या बना दिया है, एक तरह का स्टैच्यूटरी राइट बना दिया गया है। सो कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द डीपीएसपीज आर कन्वर्टेड इनटू, आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ईदर स्टैच्यूटरी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो दिस इज द आइडिया दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, राइट। सो जब हम इसको आर्टिकल 337 को पढ़ते हैं, मैं इसीलिए इसके ऊपर टाइम ले रहा हूं क्योंकि सबसे समझने की जो बात है वो आर्टिकल 37 है पूरे डीपीएसपीज में। बाकी सब आप रट्टा मार लेना, लिखे हुए हैं, मैं उनको लिखा दूंगा आपको, समझा भी दूंगा, बट जो आइडिया है डीपीएसपी का वो समझना क्लियर है, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर। सो जो डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, अगर आप आर्टिकल 37 को देखें तो उससे 4 बातें निकल कर आती हैं जो इसका मतलब है। सो राइट इट डाउन। आफ्टर केयरफुल रीडिंग ऑफ आर्टिकल 37, after careful reading of article 37, careful reading of article 37, we infer the following points. We infer the following points. First point, morally binding. DPSPs are morally binding. भले ही लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मोरली बाइंडिंग है, यानी नैतिकता के रूप में ये नैतिक हैं, भले ही वो लीगल ना हो, बट दे आर मोरली बाइंडिंग। फर्स्ट पॉइंट, DPSPs आर मोरली बाइंडिंग। That is, DPSPs are morally binding. That is, DPSP may not enjoy, that is, DPSP may not enjoy the legal sanction, but they enjoy the political sanction. Right? Second point लिखिएगा। Second point, they may not be enforceable in the court of law. They may not be enforceable in the court of law, but they enforceable in the court of the people. They are enforceable in the court of the people. This is very important point to understand. They may not be enforceable in the court of law. Yes, we know that they are not enforceable in court of law. Article 37 said that they are not enforceable in any court of law, but they are enforceable in the court of the people. And what is the court of the people? The court of the people is your voting system, जो आप वोट डालते हो। सो अगर आप जिस सरकार को चुनने जा रहे हो, वो सरकार जो डीपीएसपीज में लिखे हुए डायरेक्शंस हैं, यानी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जो डायरेक्शन दिए गए हैं, अगर वो कल्याणकारी राज्य के बनाने के लिए जो डायरेक्शन दिए गए हैं अगर उनको फॉलो नहीं करती, तो आप वोट ही नहीं दोगे उस सरकार को, उस सरकार को हटा देंगे। तो जो सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं होगी, जो मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नहीं करेगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ स्टेट को
एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो भी सरकार वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं उनको नहीं करेगी तो ऑब्वियसली वो सरकार में नहीं आएगी। सरकार में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लोग उसको वोट ही नहीं देंगे। सो दे मे नॉट बी इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बट दे आर इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल। सो कोर्ट ऑफ पीपल क्या है? डेमोक्रेसी में कोर्ट क्या है? लोगों का वोट देना। हम वोट नहीं देंगे आपको अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। सो डीपीएसपी कह रहे हैं कि भाई सबको शिक्षा देनी चाहिए, कंपलसरी है। जो पिछड़े वर्ग है उनको आगे उठाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए। ग्राम पंचायतें बनानी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। इंटरनेशनल पीस बना के रखना चाहिए। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में एक सेपरेशन होना चाहिए, राइट। न्यूट्रिशन देने का काम करना चाहिए वीकर सेक्शन को। एससी एसटी को प्रमोट, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए। ये सारे जो डायरेक्शन है ये हर डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन चाहेंगे कि सरकार ये काम करे। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि डीपीएसपी के डायरेक्शन को सरकार फॉलो ना करे। अगर सरकार इनको फॉलो नहीं करेगी तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन ही नहीं जीत पाएगी। इसीलिए डीपीएसपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ द पीपल। लोगों के न्यायालय में क्या है? परावर्तित हैं, एनफोर्सिएबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, they have not been given legal enforceability. They have not been given legal enforceability not because they are inferior to any other part of the constitution, but because they are the positive obligation on the state, of the state which require adequate resources and time, at their disposal, right? So understand this point. डीपीएसपीज को एनफोर्सिएबल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि डीपीएसपीज इंफीरियर है किसी और पार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। सो आइडिया ये नहीं था। डीपीएसपीज को आप बोलेंगे एनफोर्सिएबल इसलिए नहीं बनाया गया, कोई अगर प्रथम दृष्टया पढ़ेगा ऊपर से तो प्राइमा फेसी वो सोचेगा कि डीपीएसपी को भाई एनफोर्सिएबल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, कारण ये नहीं था। डीपीएसपीज को इनिशियली एनफोर्सिएबल इसलिए नहीं बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्योंकि डीपीएसपीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। डीपीएसपीज क्या है? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? मींस डीपीएसपीज जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं स्टेट को कुछ करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो, एससी एंड एसटीज का जो वीकर सेक्शन है उन लोगों का जो एजुकेशनल इंटरेस्ट है और उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने का काम करो, देश में पंचायतें लागू करो, देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, देश में वर्कर्स को इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, देश के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको कम करने के लिए स्टेट काम करे, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाए जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, एक ही जगह वेल्थ इकट्ठी ना हो कुछ लोगों के पास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी जो है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो ये सब काम करने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के, स्टेट को ये करना है, राइट। और जब स्टेट को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है तो ये सारे काम करने के लिए स्टेट के पास भाई रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए, एडिक्वेट रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। और अगर स्टेट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज ही नहीं है तो वो कैसे कर पाएगा इन काम को? स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने इस बात को रिकॉग्नाइज करा कि 1950 में जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी
स्ट्रांग नहीं थी, इवन वीकर थी हमारी बहुत कंडीशन। तो उस वीक कंडीशन में अगर हम ये बोल देते कि इनको हम एनफोर्सिबल बना दें, सारे लोग कहते कि भाई आप इसको लागू करो वरना हम कोर्ट में जा रहे हैं। और स्टेट के पास पावर तो है, लेकिन स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है इनको लागू करने के लिए। सो वो एक बेवकूफी का काम होता। तो बोला गया कि धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज आते जाएंगे, उस तरह से डीपीएसपीस को एनफोर्सेबल आप करते जाओ। सो मैंने अभी बताया आपको, जब स्टेट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज आए तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया। आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको बना दिया गया, अब वो एनफोर्सेबल है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन दे दिया गया, अब वो हमारा क्या है, स्टैच्यूटरी राइट है। सो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एनफोर्सिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंफीरियर हैं किसी पार्ट से, नहीं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप मेरी पर्सनल अगर आप मुझसे पूछें तो संविधान के दो जो पार्ट हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज फंडामेंटल राइट एंड सेकंड इज डीपीएसपी। और इतने इंपॉर्टेंट है कि 1950 से लेके 2024 तक इनके बीच में यही स्ट्रगल चल रहा है आज तक कि इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, कि फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर फंडामेंटल राइट जो है वो ये बात करते हैं सिविल लिबर्टीज और इंडिविजुअल की सिविल लिबर्टीज की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सो डीपीएसपी भी सामाजिक और आर्थिक प्रोटेक्शन देने का, सामाजिक और आर्थिक जो राइट्स हैं लोगों के उनको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं फंडामेंटल राइट, सो डीपीएसपीज भी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते हैं। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस टसल 1950 से लेके 2024 तक एक लगातार टसल इनके बीच में चल रही है। कभी फंडामेंटल राइट को सुपीरियर बना दिया जाता है, कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सुपीरियर बनाया जाता है, और कभी ये बोल दिया जाता है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। सो ये टसल चल रही है, इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इन फंडामेंट जो डीपीएसपीज हैं वो इंफीरियर नहीं है, उनको एनफोर्सेबल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उस वक्त स्टेट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं थे इनको एनफोर्सेबल बनाने के लिए, राइट। सो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। नाउ आई विल टेल यू कि व्हाट इज द पॉजिटिव मीनिंग ऑफ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। मैंने फंडामेंटल राइट जब पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट आर नेगेटिवली वर्डेड, दैट मींस दे आर द नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट की भाषा क्या है? फंडामेंटल राइट की भाषा है कि स्टेट ये नहीं करेगा, स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राइट। स्टेट जो है वो प्रोहिबिट करेगा चाइल्ड लेबर को, स्टेट जो है वो प्रोहिबिट करेगा ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को। तो वहां पर स्टेट को रोकने का काम करा जा रहा है, वो नेगेटिव ऑब्लिगेशन है कि रुको स्टेट, आप ये नहीं कर सकते, इंटरवीन नहीं कर सकते लोगों के पर्सनल राइट के अंदर, राइट। और यहां पर ये क्या कर रहा है, ये स्टेट को कुछ करने के लिए कह रहा है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो नेगेटिव ऑब्लिगेशन है फंडामेंटल राइट और पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर डीपीएसपीज। दिस शुड बी क्लियर इन यू विद यू। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्फेरेंस जो उससे मिलता है हमको, दे एक्ट एज अ लाइट हाउस। डीपीएसपीज एक्ट्स एज अ लाइट हाउस, that is they act as a lighthouse, that is they continuously reminding the state, that is they continuously reminding the state or the government of the day, they continuously reminding the state or the government of the day its responsibility of taking the country toward welfare goal। ये एक लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। तो आपने लाइट हाउस देखा होगा ना, जलता बुझता रहता है जो। तो लाइट हाउस का क्या मतलब है? लाइट हाउस की तरह है डीपीएसपी, जो कंटिन्यूअसली ये रिमाइंड करा रहे हैं सरकार को, जो भी सरकार हो उसको ये रिमाइंड करा रहे हैं कि भाई देखो, देश का जो गोल है, जो एंड गोल है वो क्या है? एक वेलफेयर स्टेट बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना। और कल्याणकारी राज्य स्थापित तभी हो पाएगा जब आप डीपीएसपीज को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे। तो आप इनको फॉलो करिए। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, दे आर द टेस्टिंग ग्राउंड
they are the testing ground, they are the testing ground on which, they are the testing ground on which the performance, on which the performance of the government, they are the testing ground on which the performance of the government, on which the performance of the government is judged. They are the testing ground. ये टेस्टिंग ग्राउंड है जिसके बेसिस पर परफॉर्मेंस को जज किया जाता है गवर्नमेंट की। ऑब्वियसली कि गवर्नमेंट ने कितनी कोशिश करी देश को वेलफेयर स्टेट बनाने की, देश ने कितनी कोशिश करी लोगों के सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को अपहोल्ड करने की, प्रोटेक्ट करने की, प्रमोट करने की, देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक स्फीयर में लोकतंत्र को स्थापित करने की किस सरकार ने कितनी ज्यादा कोशिश करी। जिस सरकार ने जितना ज्यादा कोशिश करी वो सरकार उतनी बेहतर होगी। सो अगर कोई सरकार ये बोल रही है कि मेरा एम ये है कि मैं गरीबी को हटाना है, तो गरीबी को हटाना ही तो एम है कल्याणकारी राज्य का। कल्याणकारी जो राज्य है उसका मतलब यह है कि देश में कोई भी पुअर ना हो, राइट, कोई पॉवर्टी ना हो। सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर आपको लोकतंत्र लाना है तो आर्थिक लोकतंत्र तो तभी स्थापित होगा जब सभी लोगों के पास इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, राइट। तो वो तभी होगा देश में जब गरीबी ना हो। तो गरीबी हटाने की कोई अगर बात करती है और अगर समाज में अगर सोशल जस्टिस स्थापित करने का काम कोई सरकार करती है तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को फॉलो कर रही है, और ऑब्वियसली वही जो फॉलो करेगी वही उसका टेस्टिंग ग्राउंड है, और उसी गवर्नमेंट को दोबारा सरकार में आने का मौका मिलेगा, प्रोवाइडेड जो वोटर्स हो वो समझदार हो, right? So this is the idea of DPSP. This is what Article 37 says. I hope this is clear for all of you. Now, अब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं एक एक करके 38 से लेके 51 तक जो आर्टिकल दे रखे हैं। मैं एक एक आर्टिकल बोलते जाऊंगा, उनको आप लिख लीजिए, लेकिन उससे पहले एक हेडिंग लिख लीजिए, नेचर ऑफ डीपीएसपीज। नेचर ऑफ डीपीएसपीज। सो अगर नेचर की बात करें so nature of DPSPs, nature of DPSP। so अगर आपसे कभी नेचर पर लिखने के लिए आए तो ये 4-5 पॉइंट देखिए लिखेगा। फर्स्ट इज दे आर नॉन एनफोर्सिएबल, दिस इज देयर फर्स्ट नेचर। सेकंड इज based on Irish DPSPs, so Ireland से लिए गए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, Irish DPSPs and instrument of instruction given under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 ब्रिटिश टाइम में, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे उन्हीं का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, डीपीएसपी। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिए गए हैं डीपीएसपी। नाउ थर्ड पॉइंट, टू अपहोल्ड, ऑब्जेक्टिव इज टू अपहोल्ड सोशल and economic democracy, next point, they are positive obligation on the state, स्टेट के ऊपर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है ये। फिफ्थ, दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये सभी चीजें मैंने डिस्कस करी है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस। एंड सिक्स्थ इज द ब्लेंड ऑफ और द मिक्सचर ऑफ सोशलिस्ट, गांधीयन
वेस्टर्न लिबरल philosophy and ideals of our freedom struggle. Right, so these are the point that you should remember. 5 points. The nature. सो इंडियन जो डीपीएसपीज हमारे वो किसका ब्लेंड है, वो मिक्सचर है. देयर द ब्लेंड ऑफ सोशलिस्ट, गांधीयन, वेस्टर्न लिबरल जो फिलॉसफी है एंड आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल. जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे जो आइडियल्स थे, आदर्श थे, उनको हमने डीपीएसपीज में इंक्लूड किया है. देखिए जब हम सोशलिस्ट पढ़ते हैं, राइट, सोशलिस्ट यहां पर हम बात करते हैं, ये फेबियन सोशलिज्म की बात करते हैं. राइट, फेबियन सोशलिज्म के दो मतलब है. सोशलिज्म मैं आपको पूरी तरह से पढ़ा सका हूं. सोशलिज्म का क्या मतलब था? सोशलिज्म एक ऐसे समाज की स्थापना करने की बात करता है जिसमें सामाजिक और आर्थिक समानताएं हो. राइट, एक ऐसे समाज की स्थापना करने की बात करता है. अब वो समाज को कैसे स्थापित किया जाए वो हमने देखा था. एक तो मार्क्स का आइडिया रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म था और एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. राइट, सो यहां पर जो फेबियन सोशलिज्म है वो बात करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, राइट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है फेबियन सोशलिज्म. और दूसरी बात करेगा ये जो सोशलिज्म, जो सोसाइटी में सोशलिज्म होगा वो बेसिकली कैसा होगा? ग्रेजुअल होगा. ग्रेजुअली इसको हम लेकर आएंगे एंड नॉट रिवोल्यूशन के थ्रू नहीं, ग्रेजुअल जो है उस लेकर आएंगे, नॉट थ्रू रिवोल्यूशन. दिस इज फेबियन सोशलिज्म. एक फेबियन सोसाइटी है ब्रिटेन में, नेहरू जी भी उसके मेंबर थे, आज भी वो फेबियन सोसाइटी है. तो उस फेबियन सोसाइटी का बेसिकली सोशलिज्म जो है उसका आइडिया ये है कि हर देशों में जो सोशलिज्म है, समाज को एक जैसा बनाना, समानता लेकर आना, ये अच्छा आइडिया है. तो इस आइडिया की बात करता है फेबियन सोशलिज्म. तो हमने भी जो सोशलिज्म अडॉप्ट किया है वो फेबियन सोशलिज्म अडॉप्ट किया है. हमारी जो सोसाइटी होगी वो कैसे पैटर्न पर एस्टेब्लिश होगी? सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सोशलिज्म. सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के पैटर्न पर हमारी सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा. तो समाज में हमारे जो सिस्टम है, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे सोशल सिस्टम हो, उसमें सोशलिज्म की विचारधारा है. और वो विचारधारा सोशलिज्म की जो है वो कैसी है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. इसी को हम लोग फेबियन सोशलिज्म बोलते हैं. सो डीपीएसपीज में आप देखोगे कुछ प्रोविजंस तो सोशलिस्ट भाषा बोलते हैं, फेबियन सोशलिज्म की भाषा बोलते हैं, कुछ गांधीयन भाषा बोलते हैं, कुछ वेस्टर्न लिबरल फिलॉसफी की भाषा बोलते हैं, और कुछ भाषा बोलते हैं जो आइडियल्स थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की. इन सब का मिक्सचर है. राइट, सो अभी देखते हैं कि जो मिक्सचर है उनमें से सोशलिस्ट कौन से हैं, गांधीयन कौन से हैं, वेस्टर्न लिबरल कौन से हैं, और जो आइडिया हमने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के थे. हमको सेपरेटली चारों को पढ़ेंगे. आपका काम ये होगा, मैं सबको चारों को सेपरेटली पढ़ा दूंगा, उनको क्लब अप करके सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप लिख लीजिएगा विद आर्टिकल वाइज. और सबसे इंपॉर्टेंट, सारे के सारे डीपीएसपीज आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए. याद कर लीजिएगा उनको कि कौन से आर्टिकल में कौन सा लिखा गया है, बार बार पूछा जाता है डीपीएसपीज के बारे में. सो राइट फर्स्ट आर्टिकल 30, राइट फर्स्ट द सोशलिस्ट, the DPS first, DPSP based on socialist ideas. DPSP based on socialist ideas और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट जो है वो लिखिएगा आर्टिकल 38. आर्टिकल 38, आर्टिकल 38, इसमें लिखिएगा आर्टिकल 38. सो आर्टिकल 38 ऐसे लिखिएगा. आर्टिकल 38 की जो हेडिंग है वो लिखिएगा यहां पर. ठीक है, फिर मैं आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बोलूंगा, उनको यहां पर लिखिएगा. सो आर्टिकल 38 की जो हेडिंग है वो लिखिएगा स्टेट शैल सिक्योर द स्टेट टू सिक्योर social order, state to secure a social order for promotion of welfare of the people. State to secure a social order
फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। यानी स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाए जिसमें वेलफेयर हो सके पीपल का, राइट। सो 38 क्लॉज 1 लिखिएगा। क्लॉज 1 क्या कह रहा है 38 का? द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल by securing a social order in which justice, comma social, comma economical, social, comma economic and political, justice, comma social, comma economic and political shall inform all the institution of national life, shall inform all the institution of national life, right। तो जो डीपीएसपीज है 38 क्लॉज 1 है, वो क्या बात करता है कि स्टेट एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाए जिसमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो जीवन है उसके हर पहलू में दिखाई दे, राइट। तो स्टेट कैसा होना चाहिए? स्टेट को क्या करना है? सोशल जस्टिस को सिक्योर करना है, इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर करना है, पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करना है, राइट। जस्टिस मींस जस्ट, सभी के लिए एक सोशल ऐसी सोसाइटी बनानी हो, जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो। ऐसी ही इकोनॉमिक जस्टिस और ऐसे ही पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करना है। एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने का काम जो है वो स्टेट करेगा। 38 क्लॉज 1। 38 क्लॉज 2 लिखिए। 38 क्लॉज 2, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज, स्ट्राइव का मतलब है कोशिश करेगा। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज the inequalities in income, strive to minimize the inequalities in income, comma and endeavor कोशिश करेगा, and endeavor to eliminate inequality, and endeavor to eliminate inequality, inequality in status, comma facilities, in status, comma facilities and opportunities, not only amongst individuals, but also amongst group of people residing in different areas and engaged in different vocations, right। सो जो स्टेट होगा वो क्या कोशिश करेगा? जो इनइक्वालिटी है इनकम की उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। दिस इज वन। दूसरा काम ये करेगा कि जो इनइक्वालिटी है स्टेटस की, जो क्लासेस बन गई हैं, पुअर क्लास, रिच क्लास, हैव और हैव नॉट्स, इन क्लासेस का यानी इनइक्वालिटी जो स्टेटस की बन गई है, अपॉर्चुनिटीज की बन गई हैं, फैसिलिटीज की बन गई हैं, इनको कम करने का काम करेगा, राइट। सो ये वीआईपी कल्चर जो है उसको खत्म करने की बात भी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ही करता है। सो इसको खत्म करने की बात, कम करने की बात करेगा, मिनिमाइज करने की बात करेगा, क्योंकि खत्म इसको नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज करने की काम करेगा। ना केवल लोगों के बीच में बल्कि समाजों के बीच में भी, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी के बीच में भी। तो एक समाज और दूसरा समाज है जो अलग अलग जगह रह रहे हैं, उनके बीच भी कम करने की कोशिश करेगा, राइट। सो दिस इज दी 38 clause 2. This 38 clause 2 was added by 44th constitutional amendment. So लिख लीजिएगा, this was added by 44th constitutional amendment 1978. सॉरी, गला खराब हो रहा है यार मेरा।
तो उसके लिए सॉरी अगर आपको इनकन्वीनियंस हो रहा हो, राइट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, सो राइट लाइक दिस, आर्टिकल 39, इसमें लिखेगा द स्टेट शैल एंडेवर, द स्टेट शैल एंडेवर, उसमें बाद लिखेगा ए, 39 का ए, द स्टेट शैल एंडेवर, ऐसे करके ए बी सी डी ई, द स्टेट शैल एंडेवर ए to ensure for its people adequate means of livelihood, to ensure for its people, to ensure for its people adequate means of livelihood, to ensure for its people adequate means of livelihood, right? So this is a, so सभी लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए एक adequate means of livelihood ensure करेगा। बी, तो राशन बांटा जा रहा है ना, वही है मिनिमम लिविंग के लिए जो चीज जरूरी है उनको देने का काम करेगा। बी, टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी और द कंट्री, to ensure the fair distribution of material resources of the country or the community for the common good, for the common good। यानी जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं देश के, कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज जिनकी कीमत हो, जिनकी वैल्यू हो मनी टर्म में, तो जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी के, उन मटेरियल रिसोर्सेज को कम्युनिटी के क्या किया जाए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि वो सभी के लिए कॉमन गुड कर सकें, ठीक है। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। थर्ड, टू क्रिएट अ इकोनॉमिक सिस्टम, टू क्रिएट एन इकोनॉमिक सिस्टम, टू क्रिएट एन इकोनॉमिक सिस्टम which prevents, to create an economic system which prevents the to create an economic system which prevents the concentration of wealth, which prevents the concentration of wealth in few hands, right? तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाए, राइट, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ ही हाथों में ना हो पाए। सो बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसका मेन काम क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो टैक्सेस एक जगह से लेते हैं, जो हायर इनकम लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाता है, और फिर वेलफेयर पॉलिसीज गवर्नमेंट बहुत सारी चलाती है, उनसे उन लोगों को जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उन लोगों को, जो वंचित समाज है, उन लोगों को देने का काम करती है वेलफेयर पॉलिसी के थ्रू। तो यस, एक इकोनॉमिक सिस्टम हमने ऐसा बनाने की बात करता है डीपीएसपी, और हमने ऐसा एक सिस्टम बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज डी, टू एंश्योर दैट देयर इज ए इक्वल पे, टू एंश्योर दैट देयर इज ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, देयर इज ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, फॉर मैन एंड वुमेन। सो महिला और पुरुषों के लिए समान वेतन होना चाहिए समान काम के लिए। तो हमारे यहाँ है मिनिमम वेज एक्ट, तो मिनिमम वेज एक्ट है, कम चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इससे कम नहीं दिए जाएंगे। तो ये डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को डीपीएसपी में। नेक्स्ट इज ई, दैट मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन आर नॉट टू बी फोर्स्ड, दैट मैन, women and children are not to be forced by economic necessity, not to be forced by economic necessity to enter jobs and vocation, to enter jobs and vocation not suited to their age or strength, not suited to their age or strength, not suited to their age or strength। यानी पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों को ऐसी जॉब करने के लिए मजबूर ना हो वो लोग,
आउट ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी, जो उनकी एज के लिए सही नहीं है और जो उनकी स्ट्रेंथ के लिए सही है नहीं है। सो अगर भी कोई भी इकोनॉमिक नेसेसिटी है किसी की, कई बार होता है ना, जैसे इंडिया में चाइल्ड लेबर है, तो चाइल्ड लेबर, मैंने आपसे एक बार पहले भी जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि चाइल्ड लेबर इंडिया में अभी भी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 39 का ये जो क्लॉज है आप पढ़ रहे हो, इस क्लॉज में भी बोला है कि इकोनॉमिक नेसेसिटी के चलते हुए महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को ऐसे स्थिति में नहीं पहुंचाया जाएगा कि वो कोई ऐसा काम करे जो उनकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है या उनकी स्ट्रेंथ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है मतलब बच्चे जिनको अभी पढ़ना चाहिए वो काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉवर्टी है देश में, गरीबी है देश में। सो माँ बाप जब नहीं कमा पाते तो बच्चे जो होते हैं उनका एक एक्स्ट्रा हैंड होता है इनकम का, राइट। सो इंडिया में इसीलिए अभी तक क्या है, चाइल्ड लेबर जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया है। तो जब तक हम पॉवर्टी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक चाइल्ड लेबर को भी हम लोग बंद नहीं कर सकते। और कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो प्रेफरेंस जिनके लिए रहता है चाइल्ड लेबर का, जैसे ईंट बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, राइट, जिसको आप लोग बोलते हो, जो बेसिकली ब्रिक्स मेकिंग इंडस्ट्री जो होती है। सो उनमें जो ब्रिक किल्न होती है जहां पर वो ईंटें बनाई जाती हैं, छोटी छोटी ईंटें जो बनाई जाती है, बच्चों का वजन कम होता है इसलिए वो एक ईंट से दूसरी ईंट की तरफ जाते हैं उठाने के लिए, पलटने के लिए, तो वजन कम होता है तो वो नहीं टूटती है, तो उनके लिए सूटेबल है। ऐसे ही जो क्रैकर इंडस्ट्री है, फायर क्रैकर इंडस्ट्री है, पटाखा इंडस्ट्री है, उसके लिए भी सूटेबल है बच्चे। सो कई बार इंडस्ट्री की सूटेबिलिटी और मैक्सिमम टाइम पॉवर्टी आउट ऑफ नेसेसिटी, इकोनॉमिक नेसेसिटी के चलते चाइल्ड लेबर में बच्चे एंगेज्ड होते हैं। सो ऐसी कोई इकोनॉमिक नेसेसिटी क्रिएट ना हो जिसमें महिला पुरुष और बच्चे एंगेज्ड हो, अपनी स्ट्रेंथ ना होते हुए भी उतनी और अपनी एज ना होते भी ऐसा काम करें, तो ऐसी इकोनॉमिक नेसेसिटी उनके लिए क्रिएट ना हो, ये बात इंश्योर करने का काम जो है वो स्टेट करेगा। ये डायरेक्टिव जो देता है वो आर्टिकल 39 का क्लॉज ई देता है। क्लॉज एफ, children are given opportunity and facilities. Children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner. Children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity. And in condition of freedom and dignity. And childhood and youth should be freedom and dignity, and childhood and youth should be protected against exploitation, and childhood and youth should be protected against facilitation. This clause was added by 42nd constitutional amendment. So जो F है वो ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो लिख लेना वहीं पर ही, जो F है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया 1976 में। तो ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं कि कौन से एक्ट से ऐड किया गया। नाउ आर्टिकल 41, हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल लिख रहे हैं ना, आर्टिकल 40 तो पंचायत है जो गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 41, तो 38 was based on socialist principle, 39 based on socialist principle, now 41 इसमें लिखिए the state shall, comma, within the limits of its economic capacity and development, the state shall, comma, within the limit of its economic capacity and development, comma, make effective provisions to the people the right to work, education and public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement. In cases of unemployment, old age, sickness and disablement. तो स्टेट को क्या डायरेक्शन दी जा रही है
कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी, लेकिन उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी के चलते उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है द स्टेट शेल कोमा विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। क्या करे स्टेट? राइट टू वर्क, लोगों को काम देने का काम करे, उन्हें उनके पास अधिकार हो काम का, एजुकेशन का अधिकार हो। कब? जब वो बीमार हो, ओल्ड एज में हो, जब वो बेरोजगार हो, सिक हो या डिसेबल हो। जिसको आप लोग अब डिसेबिलिटी नहीं बोलते, अब आप क्या बोलते हो? दिव्यांग जन बोलते हो, स्पेशली एबल्ड लोग बोलते हो, राइट। सो टर्मिनोलॉजी का बहुत फर्क पड़ता है। पहले विकलांग बोला जाता था डिसेबल्ड, अभी बोलते हैं स्पेशली एबल्ड। ये वो लोग हैं जो कुछ स्पेशल करने के लिए एबल हैं, राइट। सो जो 41 है वो राइट टू वर्क की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। किस कंडीशन में? जब अनएम्प्लॉयड हो लोग, सिक हो वगैरह वगैरह। सो दिस इज आर्टिकल 41। सो डायरेक्शन दे रहा है ना, देखो स्टेट को डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, काम करेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42। The state should make provision for securing just and humane condition of work for the workers and maternity relief for women तो ये वर्कर्स की बात कर रहा है। जो वर्कर्स हैं, जो कहीं भी काम कर रहे हैं, तो काम करने की जो उनकी कंडीशन होनी चाहिए ना, वो मानवीय होनी चाहिए, ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए। और मैटरनिटी बेनिफिट्स दिया जाए विमेन को, यानी जब वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, जब वो प्रेग्नेंट हो, जब बच्चा हो, उस वक्त उस दौरान उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएं। तो हमारे यहाँ है मातृत्व वंदना योजना, तो घर जाकर पढ़ना, स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा साइड में, मातृत्व वंदना योजना, राइट। सो उसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कुछ पैसा दिया जाता है प्रेगनेंसी के बाद। जो प्रीनेटल चेकअप होते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है, जब कंसीव होता है बच्चा, उसके प्रीनेटल चेकअप होते हैं, यानी डिलीवरी होने से पहले जो चेकअप होते हैं उसकी फैसिलिटीज देते हैं। आपने आईसीडीएस प्रोग्राम पढ़ा होगा, स्टार पॉइंट बना के लिखेगा, आईसीडीएस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, 1985 से ये चल रही है, जिसमें इम्यूनाइजेशन होता है। आंगनवाड़ी आपने सुना होगा, जो प्रेग्नेंट वीमेन होते हैं उनको आंगनवाड़ी के थ्रू बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, खाने पीने की, उनके चेकअप्स किए जाते हैं, आशाएं उस काम को करती हैं। सो ये सब का सब जो है वो देखो स्टेट को डायरेक्शन दिया है और स्टेट उस चीज को कर रहा है। सो आप ध्यान में रखना दिमाग में, हर एक जितनी भी चीजें यहां पर लिखी है, स्टेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और स्टेट कर रहा है सब चीजों को, कितनी विगोरसली कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी के साथ कर रहा है, कितना बेहतर तरीके से कर रहा है, यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हमने बोला कि डीपीएसपी जो है वो टेस्टिंग ग्राउंड है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। कितना बेहतर तरीके से, जो जितना बेहतर तरीके से देश के अंदर इनको इंप्लीमेंट करेगा, उसी को हम लोग ज्यादा मार्क्स देंगे कि वो ज्यादा बेटर गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज आर्टिकल 42। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43। The state shall try to secure for all the workers, the state shall try to secure for all workers a work, living wage, reasonable leisure, L-E-I-S-U-R-E, leisure बोलते हैं, leisure या leisure, and cultural opportunities. सो 43 वर्कर्स के लिए अगेन बात करता है कि उनको वर्क करना, एक मिनिमम वेज, उनको लिविंग वेज जिसको बोलते हैं, तो जीने के लिए जितना योग्य है वेज उनको वो देना चाहिए। उनको लाइजर टाइम भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह 9 बजे ऑफिस में बुलाकर तुम रात को 9 बजे तक उनसे काम ही करवा रहे हो, भाई उनको लाइजर टाइम भी मिलना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत चाय वाय पीने का, बातचीत करने का, थोड़ा हंसी मजाक करने का, जीवन को एंजॉय करने का। सैटरडे संडे भाई छुट्टी भी दो लोगों को, सो थोड़ा लेजर टाइम भी लाइफ में होना चाहिए, राइट। वरना तो स्ट्रेस से मर जाएगा आदमी, जैसे आज मर रहे हैं आजकल लोग।
तो थोड़ा लाइजर टाइम भी मिलना चाहिए, और जो उनकी कल्चरल अपॉर्चुनिटीज उनको भी इंजॉय कर पाए। कल्चरल अपॉर्चुनिटी भाई त्योहार होते हैं, ऐसा थोड़ा ही दिवाली के दिन भी तुम काम करवा रहे हो आदमी से, होली के दिन भी तुम काम करा रहे हो, मान लोग मस्ती कर रहे हैं, पी रहे खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तुम यहाँ काम कराने पे लगे हुए, राइट। सो कल्चरल जो अपना कल्चर है उस कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी देनी चाहिए वर्कर्स को। तो वर्कर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको एक्सप्लॉइट कर ले, उसकी जान ही ले ले, राइट। सो नारायण मूर्ति ऐसे लोग तो बोल रहे हैं कि कितने घंटे काम करना चाहिए, राइट, ठीक है। उनके लिए कहना आसान है कितने घंटे काम करना चाहिए, भाई लोगों को जीना भी है, लोगों की फैमिलीज भी हैं, ठीक है। इट्स इजियर सेड देन डन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43 कैपिटल ए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43 कैपिटल ए। 43 पढ़ा, नेक्स्ट लिखे 43 कैपिटल ए। द स्टेट शुड ट्राई टू सिक्योर The state should try to secure participation of workers in the management of the factory. The state should try to secure participation of workers in the management of factory. भाई जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट है उसमें भी क्या है, लोगों को पार्टिसिपेशन, यानी जो वर्कर्स है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, राइट। सो दिस इज 43 ए। ये जो जोड़ा गया ये किससे जोड़ा गया, इसको लिख लेना। 43 ए हमें समझ आ रहा है, ए लिखा हुआ है, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया 1976, तो वहीं पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज 43 बी। 43 बी कैपिटल 43 बी। 43 बी में लिखेगा द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट voluntary formation, comma, autonomous functioning, comma, democratic control, and professional management of the cooperative society. तो हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी 197 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ये भी वही बात करता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया 43 बी कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 45। इसमें लिखेगा द स्टेट शैल एंडेवर फॉर प्रोवाइडिंग early childhood care and education to all children until they complete the age of 6 years. Until they complete the age of 6 years. Right? So 45 आर्टिकल। देखिए मैंने आपको बताया था एक आर्टिकल है 21 कैपिटल ए जो फंडामेंटल राइट है, जो बात करता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। पहले फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहां पर लिखा हुआ था 45 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो लैंग्वेज थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उसको उठा के प्लेस कर दिया 21 एक नए आर्टिकल में, और यहां पर लिख दिया, वहां पर क्या है 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी वो पहले यहां पर लिखा था 45 में, लेकिन इस 45 में जो लिखा हुआ था इसको कहा 21 ए में प्लेस कर दिया, और 45 में क्या लिख दिया 0 से 6 साल तक के, यानी जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, उनको जो उनकी बेसिक बच्चों की जो नीड्स होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर, आंगनवाड़ी के थ्रू आप देखते होंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए जो जो चीजें जरूरत होती हैं वो स्टेट प्रदान करने का काम करेगा। दिस इज आर्टिकल 45। नाउ आर्टिकल 46, द स्टेट शैल प्रोमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, द स्टेट शैल प्रोमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट of weaker section of the people, the state shall promote educational and economic interest of weaker section of the people, especially the SC and ST, राइट। ये हमने पहले भी बात करी थी जब हम अमेंडेबिलिटी पढ़ रहे थे चंपक दोराई रंजन केस में 46 में। सो जो वीकर सेक्शन है उनके लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने का काम स्टेट करेगा। दिस इज 46। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47।
Article 47, which is the state should make efforts to raise the level of nutrition. The state should make efforts. The state should make efforts to raise the level of nutrition, standard of living and public health. The state should make effort to raise the level of nutrition, standard of living and public health. तो ये पब्लिक हेल्थ को बनाए रखने का FSSAI के बारे में पढ़ लेना स्टार पॉइंट बना के, जो फूड स्टैंडर्ड की बात करता है। इसके साथ साथ आप पढ़ सकते हैं घर जाके जो पोषण अभियान, राइट, ऑपरेशन पोषण जो न्यूट्रिशन की बात करता है, राइट। सो न्यूट्रिशन के लिए लोगों के जो जो चीजें की जा रही हैं स्टेट के द्वारा, वो 47 का मैंडेट है, 47 में डायरेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स, तो दीज आर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो समाजवाद का स्थापना करने की बात कर रहे हैं एक समाज के अंदर, चाहे वो सोशल लेवल पर हो चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हो। नेक्स्ट इज गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल में मैं खाली आर्टिकल लिखा रहा हूं आपको, आर्टिकल का मैं नंबर लिखा रहा हूं, घर जाकर आपके पास लक्ष्मीकांत होगी तो उसमें वर्ड टू वर्ड आप देख लेना। सो गांधीयन प्रिंसिपल में लिखेगा फर्स्ट आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 पंचायत बनाने की बात करता है, तो गांधीयन प्रिंसिपल में फर्स्ट आर्टिकल 40। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43। आर्टिकल 43, राइट, उसमें लिख लेगा आर्टिकल 40 में प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। आपने केवीआईसी के बारे में पढ़ा सुना होगा, तो स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, केवीआईसी के बारे में घर जाकर पढ़ना है आपको, केवीआईसी के बारे में, है ना, खादी विलेज इंडस्ट्रीज जो होती है, केवीआईसी। सो 43 बात करता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 के अंदर देख लीजिएगा घर जाकर क्या कहता है, लिख लीजिए या फिर द स्टेट शेल make efforts to prevent the consumption. The state shall make efforts to prevent the consumption of alcoholic drink and other harmful drugs. The state shall make efforts to prevent the consumption of alcoholic drink and other harmful drugs. Alcoholic drink के जो कंजम्पशन है उसको कम करने का कोशिश करेगा। क्या कम करने की कोशिश कर रहा है ना, उत्तराखंड में हर एक किलोमीटर बाद तो ठेके खुल गए हैं, देहरादून में, है ना, आप 500 मीटर जाओ तो ठेके दिखते हैं। सो बेसिकली ये करने की कैसे कोशिश कर रहा है स्टेट, राइट। तो स्टेट आप देखेंगे किसी भी ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, डिजिटली पे अब आने लगे होंगे, लेकिन टीवी के ऊपर, मास मीडिया के ऊपर जो ड्रिंक्स होती हैं, जो वाइन हो गया, विस्की हो गया, वगैरह वगैरह, इनके जो है ड्रिंक्स के, अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट नहीं आते हैं। तो उसको कैसे करते हैं वो लोग, वो अगर आप देखोगे तो हेवर्ड सोडा का ऐड दिखाएंगे, वो सोडा का ऐड है ना, सबको पता है हेवर्ड सोडा कौन पी रहा है ना, पिएगा तो बियर ही पिएगा आदमी, ठीक है। तो उसी में भी तो बेसिकली क्या करने का काम करता है, लॉ को हर तरह से लूप होल्स ढूंढते हैं उसमें। सो स्टेट ने मना किया हुआ है कि अल्कोहल ड्रिंक्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा, प्रमोट नहीं करेगा, तो एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। ऐसी जो भी हार्मफुल ड्रग्स हैं उनको क्या कर रहा है, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है हमारे यहाँ 1985 का, जो ड्रग्स के जो सेल को है वो रोकने का काम करता है, देश ड्रग्स के प्रोडक्शन को, सेल्स को रोकने का काम करता है। एनडीपीएस एक्ट जिसको कहते हैं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो जब धरा जाता है ना किसी को, जब गांजे के साथ पकड़े जाते हैं, हैश के साथ पकड़े जाते हैं बड़े लेवल पे, हीरोइन, कोकेन और पता नहीं क्या क्या, तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर ही उनको क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है, 10 साल की सजा इसके अंदर, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48। सो आर्टिकल 48 भी क्या है, जो बेसिकली किसकी बात करता है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह की बात करता है। ये भी एक गांधीयन प्रिंसिपल है, आर्टिकल 48, राइट। सो इसी के साथ है कुछ आर्टिकल ऐसे, आर्टिकल 51 है, वो पीस की बात करता है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है, और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है जो वेस्टर्न लिबरलिज्म वगैरह से जुड़े हुए हैं, जैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। स्टेट को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करना चाहिए। तो बाकी जो डीपीएसपीज हैं आपको पढ़ने तो हैं घर जाकर, मैं एक एक लिखाकर यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता था बेसिक फिलॉसफी डीपीएसपीज की,
जो मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए आपके लिए और प्री के पर्सपेक्टिव में भी जो चीजें जरूरी हैं वो मैंने आपको बता दी, बट आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा। जो डीपीएसपीज हैं, जितने मैंने सोशलिस्ट प्रिंसिपल लिखाए हैं, इसके साथ साथ जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं उन सबको कोलैबोरेशन करके अच्छे से बुक में पढ़ लेना और एक एक करके लिख लेना सबको, कौन सा कब ऐड हुआ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ, ये भी आप लिख लीजिएगा। ये सबको आपको याद होना चाहिए डीपीएसपी के लिए। आप कोई परेशानी नहीं होगी, बुक आप सबके पास होगी डीपीएसपी से रिलेटेड, लक्ष्मीकांत आप सबके पास होगी, उसको एक बार देख लेना, उसके अंदर डीपीएसपीज लिखे हैं। अगर ऐसे नहीं लिखे तो कलेक्टिवली लिख लेना उनको, और याद करना है आप लोगों को। बेसिक फिलॉसफी जो है वो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। मेरा काम इमला कराना नहीं है, एक एक चीज को लिखाना नहीं है ना, हमारे पास इतना समय है क्योंकि वो बार बार चीजों को रिपीट करना होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज। तो डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है, अगर आपसे पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। So DPSPs and fundamental rights में what is the difference between DPSPs? So basically तीन हम बात करते हैं, DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है अगर हम देखें। So पहली बात तो ये है कि they are not enforceable in the court of law and they are enforceable in the court of law. First thing is this, right? दूसरा, DPSP talks about promotion of social and economic democracy. हमारे जो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको प्रमोट करने की बात करता है। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने की बात करता है, राइट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज एटसेट्रा, दिस इज द अनदर डिफरेंस। सोशियो इकोनॉमिक की बात करता है। तीसरी बात यह है, दीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। अभी आपको समझाया था, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट एंड फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन on state, negative obligation on state. These are the differences between fundamental right and DPSPs. Already discuss कर चुका हूं मैं, but लिख लेना आप इन लोगों को, ठीक है। So this is one thing. Now the next topic and the last topic of about DPSP is right. So the last topic is, yes, relationship between फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। हालांकि मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं जब अमेंडेबिलिटी पढ़ाया था मैंने फंडामेंटल राइट का, 2 घंटे मैंने वही बताया था पूरा का पूरा टॉपिक। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और बेटर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। देखो, जो डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते हैं। इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना उनका गोल है, और प्रोविजन जितने डीपीएसपीज के अंदर है वो एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, राइट, नॉन जस्टिशिएबल है, कोर्ट में आप नहीं जा सकते उनको एनफोर्स कराने के लिए। एक तरफ फंडामेंटल राइट है जो देश में लोगों के सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज को अपहोल्ड करने की बात करते हैं और एनफोर्सिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, राइट। अब एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, when there is a conflict between the fundamental right on the one hand and DPSPs on the other hand, and what will happen in that conflict, who will be the winner
इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज की जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, एक एनफोर्सिएबल है, एक एनफोर्सिबल नहीं है। दूसरा, एक का ऑब्जेक्टिव है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना, एक का ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज को अपहोल्ड करना। अब इन दोनों के बीच में ही अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में कोर्ट जो है उस क्या डिसीजन देगा। तो एक स्ट्रगल रहा है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट के बीच में, परपेचुअल एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, राइट, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट के बीच में। ये मैंने अमेंडेबिलिटी के टाइम पे ही पढ़ाया था। सो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताए थे, 3-4 कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। नाउ इस कॉन्फ्लिक्ट को कुछ स्टेजेस में डिवाइड हम लोग कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज। 5 फेजेस में हम इनको डिसाइड करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका रिजल्ट क्या रहा, कोर्ट ने इसको किस तरह से देखा और क्या रिजल्ट इसमें रहा। उन फेजेस में हम लोग डिवाइड इनको कर देते हैं। सो फर्स्ट फेज जो चला 1950 से लेकर 1966 तक। इन दिस फेज द डीपीज एसपीज आर subsidiary and subordinate to fundamental right। सो इसमें जो सब्सिडियरी रहे, जो सब्सिडियरी डीपीएसपीज जो हैं वो सब्सिडियरी एंड सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट। वाई आई एम सेइंग सो कि डीपीएसपी जो रहे वो सब्सिडियरी या सबऑर्डिनेट रहे फंडामेंटल राइट के, राइट, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कहा। सो कोर्ट के अगर मैं दो यहाँ के फॉर एग्जांपल 2 केसेस को मैं यहां पर बताऊं, एक तो है चंपकम दोराईराजन केस, इसके बारे में हमने पढ़ा था 1951 का जो केस है, चंपकम दोराईराजन केस। एंड द सेकंड इज वेंकट रमन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। वेंकट रमन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। और एक और मैं अगर बात करूं, बेला बैनर्जी केस। इन दोनों केसों में अगर मैं बात करूं चंपकम दोराईराजन और वेंकट रमन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, अगर हम दोनों केस की बात करें तो इन दोनों केस में ही ये बोला, देखो आपके पास एक डीपीएसपी में आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 46 है जो वो स्टेट को डायरेक्शन देता है कि स्टेट जो है जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, पर्टिकुलरली एससी एसटी, उनके प्रमोशन का लिए काम करेगा, राइट। अब उनके एजुकेशनल प्रमोशन और इकोनॉमिक प्रमोशन के लिए जरूरी है उनको रिजर्वेशन देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देना, नौकरियों में रिजर्वेशन देना, राइट। सो मद्रास गवर्नमेंट ने आर्टिकल 46 जो एक डीपीएसपीज है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक कानून बनाया, राइट, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससी एंड एसटीज हैं, उनको रिजर्वेशन देने का काम किया। अब वो जैसे ही रिजर्वेशन देने का काम किया तो चंपकम दोराईरंजन जो है वो कोर्ट में चले गए। उन्होंने बोला कि भाई देखो आप इनको रिजर्वेशन दे रहे हो, ये तो वायलेशन है आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इट्स सिटीजंस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, बट हियर यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सीएनएसटी को रिजर्वेशन दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना किया गया है और फंडामेंटल राइट जो है वो एनफोर्सिएबल है, और जो 46 है उसमें भले ही लिखा गया लेकिन वो तो एनफोर्सिएबल है भी नहीं, तो आप कैसे इसको वायलेट कर सकते हो? तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। तो इसीलिए चंपकम दोराईरंजन केस में फिर अगेन यही सेम बात रिट्रिएट करी सुप्रीम कोर्ट ने वेंकट रमन केस में, और बेला बनर्जी का केस है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। राइट टू प्रॉपर्टी में इन्होंने बोला कि भाई देखो जो आप कंपनसेशन दे रहे हो वो इक्विटेबल आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि 31 में लिखा हुआ है कि आपको इक्विटेबल कंपनसेशन देना पड़ेगा। 31 राइट टू प्रॉपर्टी, राइट, सो उसमें लिखा हुआ है। और आप लेबर लॉ लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए अगर एक्वायर कर रहे हो प्रॉपर्टी
लोगों की, तो आर्टिकल 21 जो एक एनफोर्सिएबल फंडामेंटल राइट है, आपको क्या देना पड़ेगा, लोगों को कंपनसेशन, इक्विटेबल कंपनसेशन देना पड़ेगा। सो इन तीनों ही बात केसेस में ये बात बोली गई कि फंडामेंटल राइट जो है उनके सापेक्ष, उनके प्रोपोर्शनल जो डीपीएसपीज हैं वो क्या है, सबऑर्डिनेट है, राइट। इन तीनों केसेस में ये बात कही गई, अरे यार कहां जा रहे हो, इन तीनों केसेस में ये बात बोली गई कि फंडामेंटल राइट्स के सबऑर्डिनेट हैं डीपीएसपी। सो दिस वाज द फर्स्ट फेज, जहां पर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जब टकराए तो उसमें यह बोला गया कि डीपीएसपीज आर सबऑर्डिनेट एंड सब्सिडियरी टू फंडामेंटल राइट्स। दिस इज वन। नाउ second phase, this is between 1967 to 1971. This is the second phase. इसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर। पहले तो बोला गया था कि वो सबऑर्डिनेट है डीपीएसपी, इसमें स्पेसिफिकली बोला गया कि फंडामेंटल राइट आर सुपीरियर। सो इफ यू रिमेंबर, राइट, गोलकनाथ केस, इन गोलकनाथ केस हमने पढ़ा था ना, गोलकनाथ केस 1967। इन गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड फंडामेंटल राइट sacrosanct and said that, इनको sacrosanct बताया, and said that Parliament cannot amend any part of the Constitution. तो कोई पार्ट अमेंड कर ही नहीं सकते, राइट। सो जो मैंने ऊपर वाला इससे पहले वाला फेज लिखा था, उसमें उस चीज से बचने के लिए क्या किया था, जब मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी, आपने चंपकम दोराई रंजन केस, वेंकटरमन केस, इन बेला बनर्जी इन केस से जब फंडामेंटल राइट को डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर ही नहीं सकते, ये बात कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो नेहरू जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया था। प्रीवियस क्लास अगर मेरी पढ़ी हो तो मैंने वो पूरा आपको एक्सटेंसिवली समझाया था। 31A, 31B एंड 15 क्लॉज 4, तीन चीजें ऐड की थी। 15 क्लॉज 4 में स्पेसिफिकली क्या कहा गया था, स्टेट को अलाउ किया गया था जो वीकर सेक्शन है उनके लिए क्या बनाए सके, स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सके। 15 क्लॉज 4 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जिसके अंदर एससी एंड एसटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, राइट। सो वो जब हमने पढ़ा था। सो गोलकनाथ केस में सेकंड जो फेज हुआ, इसमें ये काम हुआ। नाउ द थर्ड फेज, तो जब फंडामेंटल राइट सैंक्रोसेंट है, यानी उनको आप छेड़ ही नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, तो ऑब्वियसली डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर ही नहीं सकते, सिंपल बात बोल दी। तो या तो फंडामेंटल राइट सुपीरियर हो गए हैं, बाकी सब उस कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जूनियर ही होगा। नाउ द थर्ड फेज इज The third phase is 1972 to 1975. In this phase, it was the fundamental rights can be amended to implement the DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक किया गया एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया, आपको याद करिएगा, जब प्रीवियस घर जाकर वो लेक्चर दोबारा देखेगा या याद होगा आपको। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 13 में एक क्लॉज ऐड कर दिया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी अप्लाइज ऑन एनीथिंग दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 368। और 368 के अंदर एक अमेंड किया गया था, इस आर्टिकल के अंदर जो भी किया जाएगा वो 30 में अप्लाई नहीं होगा, 13 में अप्लाई नहीं होगा। और जो टाइटल था उसको ही चेंज कर दिया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, क्योंकि गोलकनाथ केस में ये कहा गया था, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर सिर्फ प्रोसीजर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, पावर दी नहीं है। तो उन्होंने आर्टिकल ही 368 का चेंज कर दिया, जिसके अंदर क्या लिखा, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ, वो पूरा टाइटल ही उन्होंने बदल दिया। तो 24th अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, पार्लियामेंट को पावर दी गई, हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गोलकनाथ के जो डिसीजन था उसको क्या करने के लिए, ओवररूल करने के लिए, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इसलिए बोल रहा हूं जिससे आप बार बार बोल रहा हूं, जिससे हमने पढ़ लिया। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया था, इफ यू रिमेंबर, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल ऐड किया था 31C, एक नया आर्टिकल ऐड किया था 31C। क्या था 31C? 31C के थ्रू ये बोला गया, 31C में क्या बोला गया, 31C में ये बोला गया था, नो लॉ एम्स टू इंप्लीमेंट DPSP given under Article 39B and C shall be void on the ground that it violates Article 14, 19 and 31। रिमेंबर, बोला था 31C में ये बात किया गया थी, नो लॉ एम्स टू इंप्लीमेंट DPSPs गिवन अंडर 1931, 39B and C, यानी 39B and C को इंप्लीमेंट कराने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाए तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पर कि वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन कर रहा है। 39C में ये बात बोली गई, पहले भी आपको पढ़ाया था। सो 39B and C क्या है, DPSPs। 39 क्लॉज B क्या कहता है कि जो देश का मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समाज के कॉमन गुड के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और 39C क्या कह रहा है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, जो वेल्थ है उसका कंसंट्रेशन कुछ ही हाथों में नहीं होना चाहिए। सो इन दोनों प्रोविजन को लागू करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़े थे। बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट करना था, पीवी पर्स को खत्म करना था, DPSPs को इंप्लीमेंट कराने के लिए लेबर लॉज, सॉरी लैंड रिफॉर्म्स जो है वो करने थे। वो तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब इन लॉज को हम लोग प्रिवेंट कर पाए। तो इसी के लिए 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 31C ऐड किया गया और इसके अंदर स्पेसिफिकली बोल दिया गया 39B and C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन होता भी है तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा, और जब माना नहीं जाएगा तो आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे। नाउ इन दोनों को चैलेंज जो किया गया वो किसमें किया गया, केशवानंद भारती केस में। और ये दोनों को केशवानंद भारती केस में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या किया, अपहेल्ड किया, उसको राइट बताया कि ये ठीक है कि पार्लियामेंट क्या है, 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया केशवानंद भारती जजमेंट 1973 में, और बोला कि यस पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा बदल सकता है, प्रोवाइडेड इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सभी बदल सकता है, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर है और कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकता है, प्रोवाइडेड इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड 25th के केस में ये बोला था कि 39B and C को करने के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हो, 39B and C को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19 का वायलेशन, 14, 19, 31 का वायलेशन कर सकते हो। सो इन केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of 24th and 25th constitutional
amendment. So here is, अभी तक ये जो है, this is the third phase. Now fourth phase is from 1976 to, next phase is fourth phase. Fourth phase is from 1976 to 1980. Next fourth phase is 1976 to 1980. So 1976 to 1980 का जो फेज है उसमें जो बेसिकली राइट अंडर दिस DPSP डोमिनेट ओवर फंडामेंटल राइट, DPSP डोमिनेट ओवर फंडामेंटल राइट. सो जो फोर्थ फेज है इसके अंदर लिखिएगा DPSPs डोमिनेट्स ओवर फंडामेंटल राइट्स. ये कब से कब तक था? 1976 से 1980 तक. इसमें क्या हुआ? इसमें आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 31C को क्या कर दिया गया? ब्रॉडर कर दिया गया. 36 को और बड़ा बना दिया गया 31C को. और अभी तक 31C में क्या लिखा था? अभी तक आपने क्या लिखा कि 31C के अंदर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 31C एक नया आर्टिकल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यह कहा गया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि 39 क्लॉज बी एंड सी को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन नहीं माना जाएगा. ये बात बोली. लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक नया संविधान संशोधन लेके आया जिसमें यह बोला गया 31C को और बड़ा बना देगा, जिसमें बोला किसी भी DPSP को इंप्लीमेंट कराने के लिए फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन किया गया तो उसे वायलेशन नहीं माना जाएगा. सो अगर किसी भी DPSP को इंप्लीमेंट कराने के लिए किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा, इसका मतलब DPSP ऊपर हो गए और फंडामेंटल राइट नीचे हो गए. मतलब DPSP को इंप्लीमेंट कराने के लिए किसी भी DPSP को, 25th में क्या बोला था? सिर्फ 39B और C की बात करी थी. 42nd में क्या बोला? किसी भी DPSP को इंप्लीमेंट कराने के लिए किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा. So here clearly DPSP dominates over fundamental right. Now start the fifth phase, जो last phase है, from 1980 onwards. The fifth phase is, लिखेगा fifth phase from 1980s onward. From fifth phase 1980s onward. और इसमें लिखेगा fundamental rights and DPSPs are complementary to each other. Fundamental rights. So fifth phase 1980s onwards, इसमें क्या किया गया? क्या बोला? Fundamental right and DPSPs are कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक हैं एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये कब बोला गया? ये बोला गया मिनर्वा मिल्स केस में. ये पढ़ाया था मैंने, मिनर्वा मिल्स केस 1980. इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? 31C को चैलेंज किया गया, इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया 31C को जो ब्रॉडर कर दिया था. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन the 42nd constitutional amendment, या मैं बोलूं strike down the broader version of 31C. 31C का जो ब्रॉडर वर्जन था, यानी किसी पे भी लागू होता है, यानी किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करोगे, इस बात को क्या कर दिया गया? स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और बोला कि देखो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो 31C आपने ओरिजिनली ऐड किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल है. यानी 31B और C को लागू करने के लिए अगर वायलेशन होता है 14, 19 एंड 31 का तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा. ये हम बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप
किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि मिनर्वा मिल्स में ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोली कि देखो भाई, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर है एक नीचे है और इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपहोल्ड कराते हैं, ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कराते हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये एक ऐसे चैरियट की तरह है जो फंडामेंटल राइट उसके आगे के 2 व्हील्स हैं और डीपीएसपीज उसके पीछे के 2 व्हील्स हैं। अगर ये चारों व्हील्स साथ साथ नहीं चलेंगे तो ये जो चैरियट है, जो कार्ट है, ये आगे नहीं चलेगी। ये जो देश है, ये जो देश है वो एक चैरियट है, और ये जो फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपीज हैं इस चैरियट के एक टायर हैं, व्हील्स हैं। और अगर व्हील्स, इनमें से आगे वाले व्हील्स या पीछे वाले व्हील्स किसी एक को हम लोग कम मान लेंगे, खराब हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में चैरियट आगे, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए 5th फेज में बोला गया कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दिस इज द फेज जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हुए। तो प्रेजेंट पोजीशन ये क्या है? ना डीपीएसपीज हायर पेडेस्टल पर है, ना फंडामेंटल राइट हायर पेडेस्टल पर है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो दिस इज our discussion about directive principle and state policy. I hope most of the things are very clear to all of you. So यहाँ पर DPSP जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है, right? So I hope आपको क्लियर होगा। बाकी जो चीजें होंगी, जो कुछ छूटा नहीं है इसके अंदर, फिलॉसफी जो थी DPSP का, ऑब्जेक्टिव जो था, किस लिए जरूरत है और उसको आइडिया क्या है, और मैंने एक बात जो आपको बताई थी लास्ट टाइम, वो हमेशा ध्यान रखिएगा अपने पास, और जो मैंने शुरू में ही बताई थी कि gradually the state is trying to transform directive principle of state policies into either statutory right or constitutional right। धीरे धीरे डीपीएसपीज को स्टैच्यूटरी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया जा रहा है। घर जाकर आप देखिएगा कि कैसे कैसे डीपीएसपीज के स्टैच्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल डीपीएसपीज के अंदर जो डायरेक्शन है, उनको किस तरह से सरकार स्टैच्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कर रही है। आपके पास जो भी बुक होगी उसमें देखिएगा, लास्ट पेज में उसमें दिया होगा कि डीपीएसपीज के बेसिस पर बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाए गए। उन लॉज को, वो लॉज जो है वो ये बात, इसी जो मैं स्टेटमेंट है इसी को सपोर्ट करती हैं कि ग्रेजुअली द स्टेट इज ट्रांसफॉर्मिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनटू स्टैट्यूट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, योर लीगल राइट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है उन डायरेक्शन को। सो पहले वो एनफोर्सिएबल थे, उनको नॉन एनफोर्सिएबल थे, उनको एनफोर्सिएबल बनाने की कोशिश की जा रही है। सो आप इस टॉपिक को, इस बात को हमेशा ध्यान रखना और इसके बारे में खुद से थोड़ा पढ़ के आना। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको कुछ उसके बता भी दूंगा कि किन किन को ट्रांसफॉर्म किया है। इधर दो, अगर आप शुरू में इस लेक्चर को देखेंगे, आज वाले लेक्चर को ही, तो मैंने 4-5 चीजें उसमें बता दी थी जिनको ट्रांसफॉर्म किया डायरेक्शंस को, डीपीएसपीस को स्टैच्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ देम, राइट, लीगल सर्विस अथॉरिटी इज वन ऑफ देम, 13(9)(a), राइट टू वर्क, मनरेगा इज वन ऑफ देम, राइट। So this is all about directive principles state policy. Okay, तो उसको पढ़िएगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।